नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं वसीम राशिद। और शुरू करते हैं आज का अपना सफ़र और बहुत सारी ख़बरों के साथ। तो चलिए डॉक्टर मनीष, बहुत सारी ख़बरें हैं और बहुत सारी ख़बरों के साथ हम भी आपके पास हैं। तो देखते हैं कैसा मूड है आपका, क्योंकि आज तो सबसे पहले आपका मूड ही जानना हम चाहेंगे कि आज कैसा मूड है आपका। आज मेरा मूड जो है वो ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है, इसीलिए मैंने पूछा कैसा मूड है। इसलिए ठीक नहीं है जी, क्योंकि सरकार जो है इन्होंने तय कर लिया है कि ये देश की जनता के लिए काम नहीं करने वाले हैं। इन्होंने तय कर लिया है कि गरीबों को जो है ये और गरीब और मूर्ख, बेवकूफ़ और झांसा देंगे। इन्होंने तय कर लिया है कि उनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। क्या आपको पता है डॉक्टर मनीष, आप जो गरीबों की बात कर रहे हैं, कि आपको अंदाज़ा है कि चीज़ों के दाम आप जान सकते हैं कि 2 महीने के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं? वो 2 महीने अंदाज़ा है वो सिर्फ 2 महीने के अंदर वही बात है जी, कि जो आदमी है जो सड़क पे है उसको तो उस बात का अंदाज़ा है, लेकिन प्लानिंग कमीशन को नहीं है। कल एक बड़ा ही मैंने क्या बताएं इसको, शर्मनाक इसको कह सकते हैं, बयान आया मोन्टेक्स अहलूवालिया। ये महाशय कौन है? तो ये महाशय बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं और हमारे अर्थशास्त्री विद्वान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सखा हैं, मित्र हैं, दोस्त उनके दोस्त हैं। मिलजुल के ये लोग सारा जो है राजनीतिक आंकड़ों का जो है, आप उनको मुशीर खास कह सकते हैं, आंकड़ों का जो है जी, ये लोग खेल करते हैं। अब देखिए, कल इन्होंने कहा कि जो लोग शहरों में रहते हैं और 32 रुपए से ज़्यादा या 32 रुपए खर्च कर पाते हैं या उसके लायक हैं, वो गरीब नहीं है। और जो गांव में रहते हैं उनके लिए ये जो सीमा है वो 26 रुपए है। इसको ये समझ लीजिए कि कहने का मतलब है कि जो शहरों में रहने वाले लोग जो 32 रुपए कमाते हैं, खर्च करते हैं, वो बीपीएल के ऊपर है। 32 रुपए से कम कमाने वाले, खर्च करने वाले, वो जो है बीपीएल से कम है। ये मापदंड है। 32 रुपए और 26 रुपए जो है वो गांव के लिए है पर डे। यानी आपका, उनका कहने का मतलब ये 1 किलो दूध पीजिए पूरी फैमिली। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 1 किलो दूध पीजिए और खुश रहिए सुबह से रात तक। हम एक मिसाल दे रहे हैं आपको कि ये एक सिस्टम है। देखिए, गरीबी नापने का इन्होंने एक मापदंड दिया, पैमाना बना लिया है। दिस इज व्हाट द प्लानिंग कमीशन, होनहार, वीरवान, विद्वान, अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री और उनके सखा ने यह तय कर दिया कि 32 रुपए। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि अहलूवालिया जी, प्रधानमंत्री जी और प्लानिंग कमीशन के ये सब होनहार विद्वान लोग, उनको जनता से कोई रिश्ता नाता नहीं है। उनको मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि देश के अंदर में क्या हो रहा है। अब 32 रुपए में दिन भर में, अगर आप एक बार दिल्ली में कोई व्यक्ति रहता है 32 रुपए में, उसको बीपीएल का 32 रुपए में तो मर जाए, he will not survive। क्या बात कर रहे हैं आप? 32 रुपए के 32 क्या, मैं कह रही हूँ इस वक्त अगर आप 300-400 रुपए रोज में भी गुजारा कर लें फैमिली के साथ तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो अलग मैटर है जी, वो अलग मैटर है। आपको ये मापदंड तय करना पड़ेगा कि बीपीएल का लिमिट क्या हो। वर्ल्ड बैंक या यूएन का जो क्राइटेरिया है $1, $2 हाँ, के हिसाब से, लेकिन जो रियल सेंस में जो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे हिंदुस्तान में, ये मजेदार बात, ये डिबेट क्यों है? ये डिबेट इसलिए है कि रूरल मिनिस्ट्री अलग रुपए तय करती है, होम मिनिस्ट्री अलग तय करता है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वो अलग तय करता है, प्लानिंग कमीशन अलग तय करता है।
यूएन का अलग मापदंड है, अलग अलग एजेंसीज और प्राइवेट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मापदंड अलग अलग है। एक सवाल मैं बीच में करूं, आप फिर कंटिन्यू करिएगा कि ये कैसे मापदंड किया जाता है, बस मैं वो जानना चाहती हूँ। बताता हूँ मैं। जी। मापदंड बहुत सारे, उसके अलग अलग लेवल हैं। परचेजिंग पावर पे भी होता है, इनकम पे भी होता है, कैलोरी इंटेक पे भी होता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अलग अलग मापदंड जो है जिसपे हम ये करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिस मापदंड के ऊपर जो है, अब जैसे नहीं उस डिबेट पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिर फैल जाएगी, मामला फैल जाएगा जी। लेकिन ये जो है कि ये अलग अलग, मतलब पहले चीज ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की सरकार को इतने बड़े बड़े वित्त के जानकार विद्वान अर्थशास्त्रियों के सरकार को ये अभी तक मालूम नहीं है कि गरीबी रेखा लाइन क्या हो। अब जब गरीबी रेखा लाइन मालूम नहीं है तो इसका मतलब है कि सरकार को ये पता तक नहीं है इस देश में कि कितने लोग गरीब हैं। एक दूसरी बात, ये 32 रुपये शहर के लिए और 26 रुपये गांव के लिए ये मूर्खता है। मूर्खता इसलिए है कि आपने जो कैलकुलेट किया, हाउ डू यू कैलकुलेट, तो आपने कैलकुलेट किया, ये देखिए अभी हंसी आएगी आपको। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में वो जो लॉजिक है वो डाला हुआ है कि किस किस तरीके से इन लोगों ने वो तय किया है इसको कि 136 ग्राम एक व्यक्ति दिन भर में राइस कंज्यूम करता है और इसका जो प्राइस जो है इन्होंने रखा है राइस का 22 रुपये, और उस हिसाब से 3 रुपये का राइस वो खाएगा दिन भर में। अच्छा, अब आश्चर्य मत कीजिए, क्यों? ये आंकड़े का खेल है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने रिटेल प्राइस नहीं दिया है। इन्होंने जो थोक प्राइस जो है, रिटेल प्राइस जो है वो दिया है। इन्होंने वो प्राइस दिया जो कहीं नहीं मिलता। जो रिटेल प्राइस इन्होंने दिया है, मार्केट प्राइस जो है इन्होंने नहीं दिया है। वही मैंने कहा, ये वो प्राइस है जो कहीं नहीं मिलेगा। आपने जो गरीबी का मापदंड आपने किया है, 90 ग्राम ऑनियन, 180 ग्राम पोटैटो, 90 ग्राम टोमेटो और 180 ग्राम पंपकिन। पंपकिन ही खाओ, उसके अलावा कुछ मत खाओ। और ये जो है 1 रुपया 80 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा अगर होता है तो 1 रुपया 80 पैसे में ये मनमोहन सिंह साहब को, प्लानिंग कमीशन के सारे मेंबर्स को 1 रुपया 80 रुपये दे करके हिंदुस्तान के किसी भी बाजार में 180 ग्राम आलू, 90 ग्राम प्याज खरीदवा के दिखवाना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि चलो हमारे साथ एंड बाय ऑल दिस थिंग्स। क्या लॉजिक है ये? अब आप देखिए, दूध इन्होंने 27 रुपए के हिसाब से डाला है। कितना एक आदमी कंज्यूम करेगा? 85 ml। अब 85 ml में तो बच्चा मर जाएगा। बच्चा अगर 85 ml दूध कंज्यूम करेगा तब तो वो तो डेथ कर जाएगा, तो ही विल नॉट सर्वाइव। तो ये उनका होगा ना जिनके घर में बच्चे नहीं हैं। तो अब आप देखिए 80 ग्राम तो आप दिन में 2 बार चाय पिएंगे तो उसके लिए कम पड़ जाएगा। तो आप देखिए, ये हमारे देश के महान विद्वान अर्थशास्त्री लोग हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है, बेवकूफ तो है नहीं क्योंकि वो विद्वान हैं, विदेश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्रियां ली हैं, ऑनररी इन लोगों को पीएचडी मिली हुई है, इन लोगों को इतना अवार्ड मिला हुआ है, तो इतने बेवकूफ तो नहीं है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? वो अखबार में नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि ये सरकार जो है, ये बेईमानी इनके रूह में बसी हुई है। वो इसलिए रूह में बसी हुई है बेईमानी कि ये विकास जो है वो सिर्फ आंकड़े में दिखाना चाहते हैं। अब आपने क्या किया? क्यों ऐसा किया? आपने इसलिए ऐसा कर दिया, 2-3 चीजें हैं बहुत खतरनाक
कि जो डिजाइन है सरकार का, इससे तो ये तो अंग्रेज की सरकार इससे बेहतर थी। ये तो दे हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। आपने क्या किया? आपने बीपीएल के मापदंड को ही नीचे कर दिया। तो आपने जब नीचे करोगे तो बहुत सारे लोग बीपीएल के ऊपर चले जाएंगे आपके आंकड़े में। मर रहे हैं वो मर रहे हैं। सुसाइड करने वाला किसान जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो सुसाइड करके मर रहे हैं, कर्नाटका में किसान, वो बीपीएल के ऊपर वाले सब हैं, फिर भी वो मर रहे हैं। तो आपने बीपीएल के लिमिट को नीचे कर दिया, तो बहुत सारे पॉपुलेशन बीपीएल के अपने आप ऊपर चला गया। तो मनमोहन सिंह साहब जब बजट पेश, जब वो अपना क्लेम करेंगे सरकार ने क्या किया इतने दिनों तक, तो वो बताएंगे कि पहले इतना % बीपीएल था, अब जो है हमने गरीबी खत्म की है, इतने लोग बीपीएल के ऊपर आ गए। जैसे महंगाई के साथ ये लोग खेल करते हैं कि महंगाई परसेंटेज में नापी जाती है, एक रिलेटिव टर्म्स में, कि बेस प्राइस उसका कभी किसी समय का, किसी टाइम का आप रख लेते हैं, रिटेल प्राइस का, कि ये इस समय नॉर्मल प्राइस है, अब इसके बाद जितना बढ़ेगा उस परसेंटेज से हम महंगाई इन्फ्लेशन को नापते हैं। इसलिए वो परसेंटेज में होता है कि कितना % बढ़ा, तो देयर हैज टू बी सम बेस प्राइस। तो वो बेस प्राइस को, तो ये लोग क्या करते हैं, बेस प्राइस को हिला देंगे। तो बेस प्राइस हिल जाएगा तो वो मालूम चला कि 18% कि रियल टर्म्स में 18% है, लेकिन बेस प्राइस को आपने मूव कर दिया तो घट के वो 6% आ गया। एक मिनट डॉक्टर मनीष, एक बात तो बताइए, बेस प्राइस जो ये फिक्स्ड करते हैं तो उसका भी तो कोई मापदंड होता होगा, उसका भी तो कोई क्राइटेरिया होता होगा। तो आप देख रहे हैं आप नहीं, वो तो मैं देख रही हूँ, मैंने देख लिया, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ, मेरे कहने का मकसद ये बेसिकली वो जो है वो आंकड़े का खेल जो है इन लोगों ने किया। तो इनके हिसाब से तो बहुत सारे लोग अमीर हो गए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत ही नहीं है। यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि क्यों ये आंकड़े में, सिर्फ आंकड़े में, जब ये सरकारी रिपोर्ट तैयार करेंगे तो पहले जो है 2004 तक इतने लोग 40% लोग बीपीएल के अंदर थे, नीचे थे, बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे थे। हमने इतना अच्छा सुशासन किया कि 20% बचे। आधे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे उनको हमने अमीर बना दिया। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू क्लेम। वही तो मैं ये जो है, ये सिस्टम जो है, ये आंकड़ों का खेल है। एक दूसरी बात, यहां तक भी कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जो मैं आगे कहने जा रहा हूं, अगर वो दिमाग से अगर चल रहा है ये सरकार, अगर सरकार उस दिमाग पे अगर चल रही है तो भगवान भला करे इस देश का। आप क्या करोगे? जो खबरें आ रही हैं, बड़ी डिस्टर्बिंग खबरें हैं कि जो नए प्लान के अनुसार सरकार अब ये मूड बना ली है कि 100 से ऊपर अलग अलग योजनाएं चल रही हैं गांव में, अलग अलग लोगों के लिए। वृद्धा पेंशन का चल रहा है, गरीबों के लिए चल रहा है, किसानों के लिए चल रहा है, विधवाओं के लिए चल रहा है, शिक्षा के दृष्टि से चल रहा है, हेल्थ के लिए चल रहा है, पेंशन का चल रहा है। देयर आर मोर देन 100 के आसपास जो इस तरह का अलग अलग योजनाएं जो है केंद्र सरकार के द्वारा चल रही है। और ज़्यादातर ये जो सुविधाएं हैं वो किन के लिए हैं? बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए। अब श्रीमान जी अगर बीपीएल कार्ड को ये कर देंगे तो इसका मतलब ये लोग जो सुविधा ले रहे थे उनको जो है छुट्टी करने के लिए कि भाई अब तुम बीपीएल में नहीं हो, तुम बाहर जाओ, अब सरकार से कोई मदद नहीं मिलेगी। एक दूसरा, सब्सिडी से जाएंगे। तो ये गरीबों के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। अब मंशा क्या है सरकार की, मैं अब इसका भी कुछ खुलासा करूं। सरकार ने अब ये मन बना लिया है कि वो जो 100 के आसपास जो पॉलिसियां चल रही हैं उनमें से जो है पिक एंड चूज करेंगे और ऑलमोस्ट 80% इन योजनाओं को वो स्क्रैप करने वाले हैं, क्योंकि उस पर खर्च होता है, रिटर्न नहीं आता।
आप वो योजनाएं लगाते हो जिससे आपको वोट मिले, आप जिससे आप पार्लियामेंट में बैठ करके भाषण दे सको, आंकड़े बता सको कि हमने जो है परचेजिंग पावर बढ़ा दिया, हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ा दिया, हमने जीडीपी बढ़ा दी। पैसा किसका? पैसा हम आप जैसे लोगों का, टैक्स पेयर्स का। अकल कौन लगाए? ये लोग। कैसा अकल लगाए कि पहले आपने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, अब उसको रोल बैक कर रहे हैं। मनरेगा से बहुत लोगों को रोजगार मिला, मनरेगा आप बंद कर दोगे फिर वो बेरोजगार हो जाएंगे और आपका इतना पैसा भी चला गया। तो व्हाट यू हैव डन? नथिंग। ये कोई फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है? नहीं है। किसी व्यक्ति को आप रोज दिहाड़ी मजदूर की तरह काम कराओ, 100 रुपये दे दो, 6 महीने के बाद कहो कि भाई अब हमारे यहाँ काम खत्म हो गया, तो 6 महीने के बाद बेरोजगार हो गया, पुनः मुंह को भवा, फिर जैसा पहले था वैसी स्थिति में आ गया। लेकिन 6 महीने में जो आपने उसको पैसे दिए, वो अगर पैसे अगर आपने एक बार दे दिए होते, उसे कुछ दुकान खुला दिया होता, एसेट क्रिएट कर दिया होता उसके लिए, और कहते कि यू पेड बैक, आपका पैसा भी वापस आता। आपका कहने का मतलब ये जो तोड़ तोड़ के उनको पैसे मिले, कभी कभी जो मिले, उसके बदले में उनको एक ही बार अगर मिल जाता उतना अमाउंट, तो वो अपने लिए आगे के लिए कोई रोजी रोटी का इंतजाम कर लेते हैं, कोई दुकान वगैरह कर लेते हैं। हाँ, नहीं वो क्या कहने आपका, का आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एसेट क्रिएट हो, आदमी का स्टेक बढ़े। जिस आदमी को आप पैसे दे रहे हो उसका कोई स्टेक ही नहीं है। मतलब एक चीज एक बार मुस्तहकम हो जाए, उसके बाद फिर उसी से उसको फायदा होता रहे, फायदा हो जाए, पैसा भी वापस, हाँ वही मैं पैसे भी वापस कर देगा, पैसा वापस कर देगा। जाहिर है एक बार उसके पास कोई एसेट बन गया तो ये एक अलग तरह की प्लानिंग है। आप नहीं करोगे, उससे वोट नहीं मिलते, उससे वोट नहीं मिलते, उससे आप ये नहीं कहोगे कि रोजगार की गारंटी। अच्छा एक बार डॉक्टर मनीष मैं पूछना चाह रही थी कि जिस तरीके से ये तमाम आंकड़े दिए गए हैं, जिस तरीके से पूरे आदादो शुमार और ये सब कुछ किया गया है, और जो इसका पैमाना बनाया गया है कि ये नापने, तोलने, देखने और ऑब्जर्व करने वाले भी तो लोग होते होंगे। ये ऑब्जर्व करने वाले नहीं होते। अगर ऑब्जर्व करने वाले होते तो ये कहाँ की मूर्खता है कि आप जो है 15 रुपए जो है। एक मिनट, आपने कोई पॉलिसी बनाई, आपने उसको आपने अपने हिसाब से उसको जज कर लिया। एक मिनट, मुझे लगा कि आप ये पूछ रही हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ। ये तो ऑब्जर्व करने वाले प्लानिंग कमीशन के कोई मूर्ख होगा या मैं वही बात करना चाह रही थी कि गूंगा बहरा होगा जो ये लिखेगा, वो रिपोर्ट ये तैयार करेगा कि 15 रुपए केजी जो है आपको चावल मिल रहा है, वो कौन खाएगा उसको? मैं वही बात कर रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं यही बात कहना चाह रही हूँ। तो ये चीज है। अब आपका सवाल ये है कि आप ये कहना चाह रही हैं शायद कि इन पॉलिसीज के ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई एजेंसी है कि नहीं? इनको मैंने कहा कि ये तमाम जो आंकड़े बनाए गए, जो आपके सामने आए हैं, इसको किसी ने मतलब कोई जानता होगा, पहचानता होगा, देखता होगा, ऑब्जर्व करता होगा, जाकर मार्केट को देखेगा, तभी सारे आंकड़े तो निकल कर आएंगे ना। मेरे कहने का मकसद ये 15 रुपए किलो वाला चावल जैसे ये कह रहे हैं, कहाँ 15 रुपए किलो वाला चावल है, ये बात इनकी समझ में नहीं आई क्या? मैं वो बात कहना चाह रही हूँ। इसका मतलब यही है कि ये लोग एयर कंडीशन कमरे में बैठते हैं और अपने हिसाब से सारा काम कर देते हैं। आपका कहने का मकसद है अज्यूम कर लिए गई है चीजें। अज्यूम कर लेते हैं। ये बेसिकली मैं बता रहा हूं क्योंकि पर्पस गरीबों की सेवा नहीं है, पर्पस देश की सेवा नहीं है, पर्पस जो है अवार्ड लेने से है, पर्पस जो है ऑनररी अवार्ड लेने से है। आपको पता है जो बारीक कंकड़ी वाला चावल आता है ना, बारीक बिल्कुल, हाँ। वो भी 22 रुपए किलो है। बिल्कुल गरीब आदमी जो बिल्कुल वो कंकर वाला चावल खाता है, टूटा टूटा इतना सा, वो भी 22 रुपए किलो है। तो वही खिलाएंगे सरकार? 15 रुपए कहाँ चावल है? यही प्लानिंग कमीशन के हर मेंबर को जो है वो चावल देना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। पैथेटिक सिचुएशन है ये। कोई दाल 80, 70, 80 रुपए किलो से कम नहीं है। ये चीज तो मैं तो ये कहूंगा कि अगले चुनाव में, अब देखिए दूसरी बात, हाँ, और एक वो वाली बात, अचानक बात आ गई याद। मुझे एक चीज और बताइए कि अखबार में ये सारी चीजें हैं, मुझे आश्चर्य लगता है एक भी पॉलिटिकल पार्टी, एक भी लीडर का बयान इसके खिलाफ नहीं आया। एनजीओ हंगामा कर रहे हैं। क्यों? ये सबको फायदा करेगा। आप बीपीएल का लोग कर दोगे, जब बीजेपी स्टेट है वो भी बोलेगी भाई हमने तो और कर दिया, हमने और कर दिया। उनके तो जो आंकड़े निकलेंगे वो तो फिर उनको और डेवलपड स्टेट बना देंगे। बिल्कुल। तो ये सब लोगों की मिली भगत है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये दिस इज वेरी
पैथेटिक सिचुएशन। और एक वही वाला सवाल हाँ। कि इस सब को एनालिसिस करने वाला तो कोई होता होगा, है ये ना? सारी प्लानिंग्स का, और ये सारी इतने बड़े बड़े अवार्ड विनर, वर्ल्ड क्लास हमारे बड़े इकोनॉमिस्ट तो वही बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, मोंटेक अहलुवालिया हैं, उनके साथ पूरी टीम है, पूरी टीम है। ये तो मजाक है डॉक्टर मनीष। मैं आपको ये भी बता दूं, सच में मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे बहुत सारे मित्र प्लानिंग कमीशन में हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। जो बात मैं कह रहा हूँ वो भी वही बात कहते हैं, बट वो नौकरी कर रहे हैं। व्हाट दे विल डू, दे कैन नॉट गो अगेंस्ट। ये तो मैंने आप देखिए, दुनिया में इतिहास जो है वो यही बताता है कि जब भी कोई भी तानाशाह या राजा, किंगडम, गवर्नमेंट जनता से, जनता की समस्याओं से, जो हकीकत से जिसने दूरी बनाई, ये जिस समाज में हुआ, वहीं हिंसा, वहीं क्रांति, वहीं आंदोलन वो होता है। आज की एक छोटी सी बात बताऊं, मैं अपनी बिटिया के साथ आ रही थी तो गाड़ी में जब मैंने पेट्रोल डलवाया तो वो मेरा ड्राइवर बोला कि मैम देखिए 1000 रुपये का पहले 5 पॉइंट आते थे, 6 पॉइंट, वो तो बेचारा गरीब पॉइंट के हिसाब से नापता है, अब मुश्किल से 3 पॉइंट भी नहीं आते हैं। तो मेरी बेटी साथ में बैठी हुई थी तो कहने लगी कि मम्मी मैं तो खुद समझ नहीं पा रही, इतनी महंगाई है, सुबह से रात तक मैं जब चीज़ें देखती हूँ तो महंगी है, क्या करें सब लोग मिलके, क्या हम सब मिलके एजिटेशन करें, सड़क पे आए क्या मम्मी, हम भी फिर अन्ना हजारे की तरह मशहूर हो जाएंगे। सब लोग मैं छोटी सी बच्ची, उसको लगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एवरीबॉडी वी ऑल शुड राइट लेटर्स टू मोंटेक सिंह। उनको कहना चाहिए कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बहुत बड़े जो है इकोनॉमिस्ट हैं, और आपके जो एनालिसिस जो है हम उसको सलाम करते हैं। हाँ, 32 रुपए में आदमी गरीबी रेखा से ऊपर चला जाएगा। इस तरह का जो माने क्रांतिकारी विचार जो आपके दिमाग में आया है, उसका उसको हम सैल्यूट करते हैं कि दिस इज नॉनसेंस। अब देखिए, अब सब्सिडी बीपीएल से आपने ऊपर कर दिया तो आप सब्सिडी भी हटाएंगे। उनको मिलने वाली जो बीपीएल कार्ड होल्डर जो होते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है सरकार के द्वारा, आप उससे हटाएंगे। ये किसके इशारे पे हो रहा है? इज इट द वर्ल्ड बैंक? इज इट अमेरिका? इज इट सम अदर एमएनसीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जिसके हाथ में सरकार ये प्ले कर रही है? कल एक और घटना है, तमिलनाडु में न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के आंदोलन चल रहा है, जमीन आप फिर वहां चालू। हाँ। न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर मैं कल देख रहा था, 9 बजे देश के महान एडिटर्स बहस कर रहे थे। सवाल ये है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। हिंदुस्तान को एनर्जी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे हमारी नीड्स बढ़ेंगी। इस पे कोई पब्लिक डिबेट है क्या? तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? कोयला खत्म हो जाएगा, हालांकि कोयला भी पूरा एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है, वो डर बनाया जाता है। एक स्टोरी हम लोगों ने की थी, 250 कोल माइंस का जो है इन लोगों ने लाइसेंस दे रखा है इलीगल, औने पौने दाम में मुफ्त में बांट दिया मनमोहन सिंह की सरकार ने। 250 कोल माइंस, वहाँ कहीं काम नहीं चल रहा, वो पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ किस लिए? बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब कोयले के दाम बढ़ जाएंगे वही कंपनी फिर से जो है वो मुनाफा कमाएगी। अभी सस्ते दाम में, मैंने दाम भी नहीं लेना, सिर्फ उनको जो है कुछ पैसे ऐसे ही बांट दिया गया है मुफ्त में। वो स्टोरी हमने की थी कि ये खदानों की वजह से जो है देश को 52 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, और ये कंपनीज जो है उन कोयले के ऊपर बैठी हुई है। तो कोयला से भी एनर्जी बनाया जा सकता है, लेकिन कोयला रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, वो खत्म हो जाएगा किसी दिन। अगर आप बचा के भी रखना चाहते हो कोई बात नहीं, ठीक है, अपने देश के अंदर में ही है, कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन कालाबाजारी और उसके ऊपर रोक होना चाहिए, वो अलग इशू है। एनर्जी चाहिए हमें, बहुत सारे सोर्सेस हैं एनर्जी के, क्या हमने सब एक्सप्लॉइट कर लिए? क्या उस पर हमने कुछ रिसर्च किया है कि मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं? हमने क्या उसमें एकदम बिल्कुल जान लगा दी है हम लोगों ने? इसमें सरकार को क्लियर आना चाहिए कि देखिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं,
पानी से, हवा से, सूरज से, पहाड़ों में जो नदियां बह रही हैं उससे हम बिजली निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। दिस इज आवर प्रॉब्लम। तब ये बताए सरकार की नहीं, हमको न्यूक्लियर चाहिए ही चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि न्यूक्लियर का विरोध करते हैं, उनको एक ये मिलेगा कि भाई सरकार ये कर रही है, या वो लोग से ही पूछे कि भाई आप रिसर्च करके बताओ हमें कि न्यूक्लियर पावर की जरूरत नहीं है, हम इस जगह से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फेयर डिबेट होगा समाज में। और जब ये तय हो जाए कि नहीं, न्यूक्लियर हमको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कोई चारा नहीं है, देन द सेकेंड डिबेट आता है कि भाई हम अब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे, उससे एनर्जी पैदा करेंगे। तो सेफ्टी वाली बात आएगी। तो जब सेफ्टी वाली बात आएगी तब उस पर डिबेट होगा कि 50 से हमारे देश के अंदर में एक रोबोस्ट और एक सॉलिड, माने जिसको कह सकते हैं कि हम, माने ये क्लेम किया जा सकता है कि 100% सिक्योर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम लोग चेन में बनाए हुए हैं। जिसका भी मौका लगेगा उस पर हम डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो है सिस्टम जो है जी बिल्कुल, वो ये है। बिल्कुल। लेकिन अभी हम इतनी हड़बड़ी में हैं और इन सब कारनामों से सरकार के ऐसा लगता है कि हम फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन गवर्नमेंट के प्रेशर में उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं, रिएक्टर्स हम बाहर से ला रहे हैं। बिल्कुल। अगर हमें चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी, तो हमने न्यूक्लियर साइंस के प्रति, उसके रिसर्च के लिए हमने कितने पैसे खर्च किए, हमने अपना अब तक न्यूक्लियर रिएक्टर क्यों नहीं डेवलप किया, जबकि हम इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है विदेश की लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी लेयर्स। द ओनली थिंग इज, एक, अगर किसान जमीन नहीं देना चाह रहे हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी का मसला है, तो जो जापान में हुआ, जो चेर्नोबिल में हुआ, अभी कुछ दिन पहले फ्रांस में हुआ, तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको सिक्योरिटी के सवाल को तो जवाब देना पड़ेगा सरकार को। आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है सब कुछ चुपचाप अंदर डिसीजन ले लें, आप अंदर बिना किसी को बताए सिक्योर है। पब्लिक डिबेट, पब्लिक डोमेन में इन सारी चीज़ों को पे आना पड़ेगा। आप रिएक्टर कहाँ से ला रहे हो, क्यों ला रहे हो, रिएक्टर का पोजीशन क्या है, यू ब्रिंग आउट पीपल। जिस तरह से और भी चीज़ों के ऊपर डिबेट होता है, मीडिया में होता है, इसमें होता है, लेकिन पूरे नॉलेज के साथ। डॉक्टर मनीष, मेरा ख्याल ये है कि इस टॉपिक पे हम बहुत ही खुलकर बात करें, और कोई या तो कल बात करें या फिर किसी और दिन, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहेंगे कि पूरी तरीके से बताई जाएं, ताकि हमारे देखने वालों की समझ में पूरी बात आ सके। या तो प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, चलते चलते मैं बस एक बात आपसे पूछने वाली थी कि मैं कल भी देख रही थी, बराबर चैनल्स दिखा रहे थे, महबूबा मुफ्ती कह रही थी, मैं इसलिए कहना चाह रही थी ये बात कि मैं इस बात को क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये क्या है, क्या ड्रामा है ये। सुषमा जी ने जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती को कहा कि उन्होंने मोदी की प्रशंसा की है, और जिस दिन मोदी का ये उपवास ख़त्म हुआ है उस दिन उन्होंने बाकायदा, मैंने भी सुना, उन्होंने बाकायदा ये जब स्पीच कर रही थी सुषमा स्वराज, तो उन्होंने कही थी ये बात, महबूबा मुफ्ती उसके खिलाफ जा रही हैं। तो मैं बस ये जानना चाह रही थी कि ये क्या है, ये कौन सा ड्रामा है? देखिए, ये एनएससी की मीटिंग के दौरान जो है, एनआईसी की मीटिंग के दौरान, जैसा कि सुषमा स्वराज कह रही हैं कि लोगों के सामने इन लोगों ने, इसने ये बात कही जी, और कही भी नहीं। अगर कही होगी तो महबूबा मुफ्ती क्यों इनकार करेंगी? जो बात रिकॉर्ड में आ जाती है उसके लिए तो आदमी नहीं लड़ सकता ना। क्योंकि वो मैं ये कह रहा हूँ, जेटली ने भी कहा, हाँ जेटली ने भी कहा है कि वो 100 आदमी के सामने कही है, बिल्कुल। उसका रिकॉर्ड निकलवाओ। रिकॉर्ड निकालने के लिए महबूबा मुफ्ती ने नहीं कहा, ये लोग कह रहे हैं कि अगर ये डिनाई कर रही है तो उनका जो है पूरा जो है रिकॉर्ड निकलवाइए। हाँ, अब आपका सवाल है कि वो मना क्यों कर रही है? मना राजनीति, वोट, जैसा कि मैंने कहा, पॉलिटिशियंस के लिए सच झूठ
सही गलत वो कुछ नहीं होता। सारा चीज़ का एक ही मापदंड होता है कि अगर वो मोदी का बड़ाई करते हुए पकड़ी जाएंगी तो श्रीनगर के जो और जो कश्मीर के जो मुसलमान जो हैं, वो तो खैर फिर पूरा महबूबा मुफ्ती गई, फिर तो आप समझ लीजिए। तो मैं बिल्कुल फाइनल आपको बता रही हूँ ये बात कि अगर मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। आप इस चीज को भी जानते हैं, तो यही वजह है कि वो मना कर रही थी। बिल्कुल, इसीलिए वो मना कर रही है कि मैंने नहीं कहा। आप देखिए ना, वस्तानवी ने छोटी सी बात कही थी, उखाड़ के फेंक दिया गया वस्तानवी को। और महबूबा मुफ्ती अगर कहेंगी तो क्या आप समझते हैं कश्मीर में वो सरवाइव कर पाएंगी? नेवर। तो यही रीज़न है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो ये कह रही कि मैंने नहीं, इस बात को मैंने कहा ही नहीं। तो चलिए, झूठ और सच का फैसला वो जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो ये था कि मैंने जैसे कि कहा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, और यकीनन हमारा पैगाम तो मोहब्बत है। और हम उस मोहब्बत के नाते, उस प्यार के नाते जो आप लोग हमें दे रहे हैं, जिस तरीके से हमारे इस प्रोग्राम को आप लोग सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसी ने हमें इतना हौसला दिया है कि हम आपके लिए सच्ची और ईमानदारी से भरा जर्नलिज़्म लेकर आते हैं। हम बिल्कुल सच्ची बात बोलते हैं। हम यहाँ कोशिश करते हैं कि जो बात कहें उसके पीछे पूरी तरीके से सच्चाई ही हो। हम सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पेश करना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम। अपने इस प्रोग्राम में कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।